हेलो एवरीवन। आज हम एक और नई नैम रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपकी है डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन का जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट मटेरियल है वो है आपका डाई एस्टर। डाई एस्टर और प्रोडक्ट बनता है आपका साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर। तो डिकमैन कंडेंसेशन इट इज अ इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे एक ही अणु के अंदर साइक्लिक रिएक्शन होती है और आपका जो ए साइक्लिक प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है आपका साइक्लिक प्रोडक्ट में। साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर यहाँ पे अपने को उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट मटेरियल है वह है आपका डाई एस्टर। रिएजेंट के रूप में हम यहाँ पे यूज करते हैं बेस। क्षार बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शन होती है और क्षार के रूप में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड आपका बेस के रूप में यहाँ पे काम में आता है और ये जो डाई एस्टर है वो कन्वर्ट होता है आपका साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर में। तो यहाँ पे जो रिएजेंट है और ये जो डिकमैन कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वह आपकी बेसिक मीडियम में कंप्लीट होती है। बेस C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वह हमें एसिडिफिकेशन जो ये रिएक्शन मीडियम है उसका एसिडिफिकेशन करने पर उसकी अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करवाने पर हमें यह फाइनल प्रोडक्ट साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे कोई भी रिएक्शंस है उस रिएक्शन का पता लगाने का तरीका क्या है कि कौन सी डिकमैन कंडेंसेशन है। तो डिकमैन कंडेंसेशन में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आपका होता है डाई एस्टर और रिएक्शन जो होती है वो आपकी बेसिक मीडियम में होती है और इस बेसिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिडिफिकेशन के द्वारा हम फाइनल प्रोडक्ट साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर यहाँ पे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले के माध्यम से मैंने लिखा हुआ है, ये है आपका डाई एस्टर CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। बेसिक मीडियम लिखा हुआ है सोडियम एथॉक्साइड। एथेनॉल आपका सॉल्वेंट है और आफ्टर एसिडिफिकेशन जो रिएक्शन मिक्सचर उसका एसिडिफिकेशन करने के बाद हमें साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर यहाँ पे उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो नॉर्मली जो डाई एस्टर लिया जाता है, जो ये डाई एस्टर आप ले रहे हैं वो डाई एस्टर जो लिया जाता है वह मेनली C6 एंड C7 डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड का लिया जाता है। ठीक है ना। ये जो डाई एस्टर है उस डाई एस्टर में जो डाई एस्टर जो लिया जाता है वह आपका C6 और C7 डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड का डाई एस्टर लिया जाता है। मतलब जो आप एस्टर यूज करेंगे, जो डाई एस्टर आप लेंगे उसमें 3 और 2 5 6 या 7 कार्बन का आपका एस्टर होना जरूरी है। इससे कम कार्बन का डाई एस्टर डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइक्लाइजेशन जो होगा अगर 6 या 7 से कम कार्बन का आप एस्टर लेंगे तो यहाँ पे जो चक्रीय कंपाउंड बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, वह 5 से नीचे कार्बन वाला साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा और 5 से नीचे वाला जो साइक्लिक प्रोडक्ट जो बनता है वह आपका रिंग स्ट्रैंड वलय तनाव की वजह से स्टेबल नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे जो डाई एस्टर जो लिया जाता है वह कार्बन 6 या 7 कार्बन का डाई एस्टर लिया जाता है, तभी आपका डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन होने की संभावनाएं बढ़ती है। क्योंकि अगर आप 6 से नीचे वाला कार्बन लेंगे, 7 से नीचे वाला कार्बन लेंगे या 6 से नीचे वाला कार्बन आप लेते हैं तो यहाँ पे जो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा वो 5 मेंबर से कम वाली साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा और 5 मेंबर से कम वाला जो चक्रीय उत्पाद होता है वह वलय तनाव की वजह से स्थायी नहीं हो पाता है। इस वजह से जो मुख्य रूप से जो डाई एस्टर यूज किया जाता है वह डाई एस्टर हम 6 कार्बन या 7 कार्बन वाला जो डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एस्टर हम यहाँ पे लेते हैं। वैसे हम जानते हैं एस्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हमें एस्टर प्राप्त होता है।
डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे आप तो हमें डाई एस्टर प्राप्त होगा, और डाई एस्टर मुख्य रूप से 6 कार्बन का या 7 कार्बन का होना जरूरी है, तभी आपकी डीपन कंडेंसेशन रिएक्शन संभव है। और दूसरी चीज अपने को जो ध्यान रखनी है, ये जो रिएक्शन है वो बेस की प्रेजेंस में होती है, जैसा कि यहाँ पे लिया हुआ है C2H5ONa, उसकी जगह आपको OH- भी लिखा हुआ सकता है, NaOH भी लिखा हुआ सकता है, लेकिन सोडियम एथॉक्साइड है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए अपन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे इस डाई एस्टर की होगी, और प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिलेगा साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर। जैसे कि यहाँ पे देखें आप 3 और 1 4 5 और 1 6 कार्बन का आपका डाई एस्टर है, तो 5 मेंबर की आपकी रिंग बन रही है। अगर 7 मेंबर का आप डाई बेसिक डाई एस्टर लेंगे तो 6 मेंबर रिंग बनेगी, और 6 से कम कार्बन वाला अगर आप डाई एस्टर लेते हैं तो जो रिंग बनेगी वह आपकी 5 से कम कार्बन वाली बनेगी, और 5 से कम कार्बन वाली जो वलय होती है वो आपकी वलय तनाव की वजह से स्थायी नहीं हो पाती है। इस वजह से हमें वह डाई एस्टर लेना है जिसमें कार्बन की संख्या 6 या 7 हो। इससे ऊपर वाला भी आप बहुत रेयर कंडीशन में साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जो मेन कंडीशन है वो आपकी 6 कार्बन की या 7 कार्बन की आपकी डीपन कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत आसानी से देते हैं, और आपका साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब ये तो हो गया डीपन कंडेंसेशन रिएक्शन की इंट्रोडक्शन की, स्टार्टिंग मटेरियल डाई एस्टर, बेसिक मीडियम और साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन है आपकी। अब अपन इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म ये किस प्रकार से होती है, वह हम देखेंगे किस प्रकार से इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम 6 कार्बन या 7 कार्बन का डाई एस्टर लेते हैं, उसका बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो इंटरमीडिएट बनेगा आपका इनोलेट आयन। ठीक है, देखते हैं अपन इसको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन का आपका ये डाई एस्टर है। बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शन हो रही है बेस की उपस्थिति में, और बेस अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे C2H5ONa, और C2H5ONa आपका आयनिक कंपाउंड है, तो C2H5ONa से C2H5O माइनस आपका बेस का काम करेगा एथॉक्साइड आयन, और ये जो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन आपका अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक कंडीशन का होता है। ड्यू टू दिस कार्बोनाइल समूह की वजह से यह हाइड्रोजन आपका अम्लीय प्रकृति का होता है, जो H+ के रूप में C2H5O- के द्वारा ले लिया जाता है। C2H5O- यहाँ बेस के रूप में काम कर रहा है, और ये जो C2H5O- है वह इस H को H+ के रूप में ले लेता है, और यहाँ पे जो हमें प्राप्त होता है वह हमें प्राप्त होता है एक इनोलेट आयन, हमें यहाँ पे मुख्य रूप से प्राप्त होता है। इसको आप चाहें तो इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें इंटरमीडिएट जो प्राप्त हो रहा है उसकी स्ट्रक्चर अपन यहाँ लिखें। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, दिस इज O- O C2H5 COO C2H5 जैसा है एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा। तो यह जो हमें प्राप्त हो रहा है वह आपका है इनोलेट आयन कहते हैं, और ये जो इनोलेट आयन है यही आपका इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पे बनता है, और ये जो इनोलेट आयन है वह रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है। किस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। ये
ये इनोलेट आयन आपका रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। और ये जो इनोलेट आयन है, इसी इनोलेट आयन में आगे जाके आपकी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। यह जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस इनोलेट आयन में होती है और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के द्वारा साइक्लिक इंटरमीडिएट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। देखते हैं किस प्रकार से आगे रिएक्शन होती है। तो ये जो इनोलेट आयन है, उसी इनोलेट आयन में साइक्लाइजेशन की रिएक्शन होती है। इसको अपन हम देखते हैं। ठीक है, ये आपका इनोलेट आयन है। अब जो इनोलेट आयन में आपकी होती है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे आपकी होगी। देखते हैं इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है। यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन पर यह कार्बन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ठीक है ना, यह कार्बन इस कार्बन पे इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है और पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने की वजह से यह जो कार्बोनिल कार्बन है, यह जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस वजह से यह जो कार्बन है, जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, और ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, उस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। साइक्लाइजेशन यहाँ पे आपका होता है। देखते हैं किस प्रकार से हो रहा है। ये गया इस लॉन पे और ये गया इस कार्बन के ऊपर अटैक हुआ और ये O नेगेटिव यहाँ पे बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। और साइक्लाइजेशन रिएक्शन में देखते हैं तो कौन से कितने नंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 नंबर की आपकी यहाँ पे ये रिंग बनती है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन आपका जुड़ रहा है इस कार्बन से, तो 1 2 3 4 एंड 5 और 5 नंबर कार्बन के साथ इससे ये आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको अपन हम जोड़ देते हैं, COO C2H5। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे आपका ये O नेगेटिव जुड़ा हुआ है और साथ में आपका ये इस कार्बन से OC2H5 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें ये साइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ पे बीच में हमको ये प्राप्त होता है। अब आगे क्या होता है, आगे इस रिएक्शन में ये जो OC2H5 वह आपका लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है। किस प्रकार से निकलता है उसको हम देखते हैं। ये और ये OC2H5 के रूप में यहाँ पे आपका बाहर निकल जाता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ -OC2H5 नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो इस प्रकार से हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ये हमें प्रोडक्ट यहाँ पे साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन में बेसिक मीडियम जो C2H5ONa है वह मीडियम में अभी तक आपका पड़ा हुआ है। तो ये जो C2H5O- है, जो C2H5O- जो आपका है वह क्या करता है कि यहाँ से जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर निकाल देता है। क्योंकि रिएक्शन में अभी भी बेस प्रेजेंट है, तो अभी तक यहाँ पे रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। इस वजह से हमें सेकंड कंडीशन हमने लिया था कि एसिडिफिकेशन के द्वारा हम फाइनल प्रोडक्ट साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम आपका अभी भी प्रेजेंट है। तो बेसिक मीडियम क्या करता है कि बेसिक मीडियम यहाँ से H को H+ के रूप में बाहर निकाल देता है और हमें एक एनायन प्राप्त होता है। जैसे कि देखते हैं हम किसे एनायन प्राप्त होता है, एक कार्ब एनायन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है।
माइनस एंड ये। तो ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, वही इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से एसिडिक कंडीशन का हो जाता है और वह H+ के रूप में बेसिक मीडियम है अभी भी आपका प्रेजेंट है। इस वजह से बेस के रूप में यहाँ पे H+ रूप में बाहर निकल जाता है और कार्बन एनायन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और ये कार्बन आयन इस प्रकार से आपका इनोलेट आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये अब अगर यहाँ पे बेसिक मीडियम दे दिया जाए, बेसिक मीडियम आ जाता है, तो बेसिक मीडियम में आपकी ये रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर बेसिक मीडियम ही रखेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। अब क्या किया जाता है कि इसका एसिडिफिकेशन कर दिया जाता है। एसिडिफिकेशन अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पे इसकी रिएक्शन हो जाती है, H+ दिया जाता है। कुल मिला के अगर H+ दिया जाएगा आपको, तो H+ देंगे आपको, तो यहाँ पे H इस O- के द्वारा जुड़ जाएगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा दिस OH एंड COO(C2H5)। और यह जो प्रोडक्ट है वह टोटोमेरिज्म के द्वारा, ये जो आपको मिल रहा है वो एक तरीके से इनोल कंपाउंड है और टोटोमेरिज्म के द्वारा हमें यह प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यह हमें टोटोमेरिज्म चलावर्गता जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा आपका ये साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर में परिवर्तित हो जाता है। यह C2H5 चलावर्गता जिसको हम कहते हैं, चलावर्गता के द्वारा यह साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर में आपका ये प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमें एसिडिफिकेशन करने के द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वह बेसिक मीडियम में, यह जो हाइड्रोजन है वह आपका H+ के रूप में बाहर निकल सकता है। इस वजह से यहाँ पे ये अपने को कार्बोनाइल प्राप्त होता है, ये इनोलेट प्राप्त हुआ और इनोलेट का एसिडिफिकेशन किया, इस वजह से हमें लास्ट में प्रोडक्ट प्राप्त होता है साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर। पहली बात तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट है इसलिए इसका साइक्लिक नाम आया है। मेन फंक्शन ग्रुप का एस्टर है, तो दिस कार्बन मेन फंक्शन ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन है उसे हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, उसको अल्फा कह दिया। दिस इज बीटा, दिस कार्बन इज अ बीटा। तो यहाँ बीटा कार्बन से C++ समूह जुड़ा हुआ है, इस वजह से इस प्रोडक्ट का नाम हम दिया है, एक कॉमन नाम दिया है साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर। तो ये हमें एंड प्रोडक्ट एसिडिफिकेशन के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यह है आपकी डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन, यह आपकी एक इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में जो आपका डाई एस्टर है उसमें ये जो H है वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से हमें इनोलेट आयन इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होता है। और इसी इनोलेट आयन में इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब आपने एक ही अणु लिया है, एक ही मॉलिक्यूल लिया है और हमें लास्ट में प्रोडक्ट यहाँ पे अपने को प्राप्त होता है। तो इनोलेट आयन में साइक्लाइजेशन हुआ और साइक्लाइजेशन से हमें साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर प्राप्त हुआ। और जो साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर में अभी भी मीडियम बेसिक होने की वजह से यह जो हाइड्रोजन है वह आपका एसिडिक नेचर होने की वजह से H+ रूप में बाहर निकल जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें एसिडिफिकेशन के द्वारा प्राप्त होता है। मीडियम की जो एसिडिफिकेशन है वो हमें को खत्म करने के लिए हम HCl मिलाते हैं और आपका फाइनल प्रोडक्ट में साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। और मोस्टली जो डाई एस्टर जो यूज किया जाता है वह 6 कार्बन का या 7 कार्बन का डाई एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का डाई एस्टर लिया जाता है, डाइबेसिक एसिड का। और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हमें 6 कार्बन का अगर आप डाई एस्टर लोगे तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी और 7 मेंबर की डाई एस्टर लोगे तो 6 कार्बन का साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें निष्कर्ष के रूप में हमें प्राप्त ये जानकारी मिलती है। ठीक है, 6 कार्बन का डाई एस्टर है तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और 7 कार्बन का डाई एस्टर है तो 6 कार्बन की रिंग हमें प्राप्त होती है। और 6 या 7 कार्बन से कम का डाई एस्टर लेंगे तो डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि अगर आप
5 कार्बन की डाइस्टर लेंगे तो जो रिंग बनेगी वो 4 कार्बन की बनेगी। तो 4 कार्बन या 3 कार्बन की जो रिंग होती है वो वलय तनाव की वजह से, रिंग स्ट्रेंथ की वजह से स्टेबल नहीं होती है। इस वजह से हम मोस्टली 6 कार्बन या 7 कार्बन का डाइस्टर लिया जाता है। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें 8 कार्बन का लेके 7 मेंबर की रिंग भी बनाई हुई है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। लेकिन जो ज़्यादा जो रिंग बनेगी, ज़्यादा जो डाइस्टर जो है वह 6 कार्बन या 7 कार्बन का डाइस्टर लिया जाता है और प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। और डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन में मेनली जो मुख्य रूप से याद करने की बात है वो है आपका स्टार्टिंग मटेरियल डाइएस्टर होगा और बेस आप सोडियम एथोक्साइड ले सकते हैं, NaOH भी लिखा हुआ आ सकता है, OH माइनस भी लिखा हुआ आ सकता है, सोडियम हाइड्राइड लिखा हुआ आ सकता है। मतलब बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शन होती है। तो स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्शन का पता कैसे लगाएं, तो स्टार्टिंग मटेरियल आपका डाइएस्टर होगा। डाइएस्टर के 6 कार्बन का है तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर डाइएस्टर आपका 7 मेंबर का है तो 6 मेंबर की रिंग आपकी बनेगी। और डाइएस्टर कहाँ से गिनना है आपको, यहाँ से गिनना है नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का आपने डाइएस्टर लिया तो 5 मेंबर आपकी रिंग यहाँ पे प्रोडक्ट की तुलना में प्राप्त होती है। और इस डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन में जो मुख्य रूप से जो कार्बन इंटरमीडिएट बनता है वो इनोलेट आयन है और इसी इनोलेट आयन में इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इस कार्बोनिल कार्बन पर। और इस रिएक्शन के बारे में PDF नोट्स है और डिस्क्रिप्शन में आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।